तो ये सब बहुत सारा बात है। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाना है, पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना है ये। है ना? इन 1 आवर लिख दें, इन 1 आवर। हाँ, 1 आवर बोल के 1.5 घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स इन 1 आवर। क्या आप लोग भी शॉर्ट नोट्स बनाना चाहेंगे क्या? शॉर्ट नोट्स बनाने से थोड़ा कंसंट्रेशन में रहते हैं। ऐसे क्या होता है ना कि बैठे रहते हैं और हम बढ़ते रहते हैं, हमको थोड़ा देरी हो सकता है, लेकिन ये फायदेमंद ज्यादा आपके लिए है ना? 1 शॉट के बजाय हम 1 आवर लिख दिए। एक्चुअली में इस चैप्टर का ब्रीफिंग कर दें पहले कि इस चैप्टर में क्या था। सबसे पहले इसमें रेट ऑफ रिएक्शन था, है ना? रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका बताया गया था। उसके बाद टॉपिक ब्रेक होता है रेट लॉ पे। ठीक है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा जगह पे रेट लॉ, उसी में आ जाएगा रिएक्शन में कंसंट्रेशन, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन तक। और फिर रेट लॉ जब आएगा तो फट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, मॉलिकुलरिटी आ जाएगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का एक दो तरीका आ जाएगा। 2 टॉपिक हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ। तीसरा जगह पे हम लोग फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जो 0 ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला जानना है। चौथा हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, T50, T90, T75, T85। और उसके बाद कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, और कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट में एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। तो मुख्यतः ये 5 टॉपिक सब हेडिंग इसमें लगेगा। ठीक है, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस फॉर्मेट और फार्मूला बताएंगे। फॉर्मेट एंड फार्मूला। फॉर्मेट इसलिए कि वो क्या है, फॉर्मेटिंग कर देंगे, और फार्मूला बता देंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप का। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को सीधा चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम लिखते हैं, है ना? यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रहा तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जब लिखते हैं तो क्या माइनस लगाते हैं क्या? माइनस लगाते हैं क्या? तो हम तो लगा दिए हैं, तो गलती किए हैं कि नहीं किए हैं? किए। ठीक है, पूरा इंडिया गलती ही देखता है, सही तो सब देखता ही नहीं। गलती किए थे, माइनस नहीं लगाना चाहिए था, हम हटा लिए। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम, रिएक्टेंट रहेगा तो माइनस लगाना है। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब इसी में रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके का होता था, एक रेट एवरेज और एक रेट इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट में हम लोग क्या करते थे, वो जो डेल्टा देख रहे हैं वो डी लिखते थे, है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में। डी रिएक्टेंट बाई डी टी, बाई डी टी, ऐसे, है ना? और यदि प्रोडक्ट से लिखना है तो माइनस डी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई डी टी, है ना? बस कोट कर लीजिए आप जल्दी से, लेकिन हाथ जल्दी चलाइए। प्रोडक्ट में माइनस होगा,
नहीं ना, अरे तुम लोग देख ले रहे ना कि लिख देगा माइनस। चलिए, क्या चौरसिया जी, सब ठीक है? लाइट वाइट जलाइए, देख लगता है कम है, आप दिखाई कम पड़ रहे हैं हमको। हाँ, थोड़ा और दिखेंगे। अब इसको कहाँ पे ले जाना है? रिएक्शन में, है ना, कि उसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे जाता है। अब इस बात पे ध्यान देना है। फटाफट लिखिएगा, लिखने में थोड़ा मतलब तेजी में। और ऐसा नहीं कि तेजी बोले तो मोबाइल निकाल के फोटो खींचने लगे। हाँ, वो भी एक तरीका है। यदि हमको आपसे मतलब नहीं है तो हम ही कहते हैं फोटो खींच लो, लेकिन मतलब रखते हैं इसलिए कहते हैं लिखते। होता क्या है, फोटो खींचने वाला बच्चा जनरली क्या करता है, फोटो खींच लेता है, बगलवा से बतियाना स्टार्ट कर देता है, फिर वो गैलरी में मिलता है ये सब। अपन फोटो तो मिलता नहीं। तुम देख लेना, पिछला दशहरा में घूमने गए थे, फोटो खिंचवाए थे, लेकिन वो बढ़िया जो था वो मिल ही नहीं रहा होगा अभी, क्योंकि 3,035 कम से कम फोटो एक साल के अंदर खिंचाता है, एवरेज। ए प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। अब इसको रेट लॉ का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करना है ना, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, तो सीधा रेट बराबर लिखेंगे और क्या लिखेंगे माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी बराबर, रुक जाना अभी, देखते रहना खाली, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। अब इसमें एक काम और करना होता है कि यदि स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसको नीचे लिख देना है। इसको ए बी सी डी कहते हैं ना, तो ए यहां पे हो जाएगा, बी यहां पे हो जाएगा, और सी यहां पे, और डी यहां पे। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। जबकि एक और बात होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। रिएक्टेंट डिसअपियर होता है और प्रोडक्ट अपीयर होता है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस को, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस को स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन चूंकि मैथमेटिकल सबको बराबर करना होता है, इसलिए हम लोग इस स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2 2NH3। अब इसके रेट लिखने माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा H2 बाई 3 इंटू बराबर डेल्टा NH3 बाई 2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिसअपियर हुआ है और अमोनिया, बोलो तुम लोग, अपीयर हुआ है। तो इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस लगेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस
है ना। ये रेट क्या लिखे हैं बताओ, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन यदि लिखें तो क्या लिखना है, माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा। बोले इसमें स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट तो नीचे नहीं करना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन यदि लिखना है क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। फिर यहाँ पे लिखा गया था रेट ऑफ रिएक्शन में, लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस में ये नहीं आएगा, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस, चूंकि अमोनिया बन रहा है दैट इज अपीयर हो रहा है, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। अपीयरेंस को फॉर्मेशन भी बोलते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लाना है, ये बराबर करने के लिए लाना पड़ता है, दिस इज मैथमेटिकल, ठीक है। चूंकि 1 मोल नाइट्रोजन जितना देर में खर्च होता है ना, उतना ही देर में 3 मोल हाइड्रोजन खर्च हो जाता है, ठीक है। तो 1 बराबर 3 करना है, तो 1 बराबर 3 गुना 1/3 कर देंगे तो 1 बराबर 1 हो जाएगा, वही 1/3 कर दिए ताकि इसके बराबर हो जाए। इस 1 के बराबर ये 2 करना है, क्या करना पड़ेगा, देखिए ये बताएगा, कोचिंग में जाता है डिस्प्रेशन में, 1 बराबर 2 करना है, क्या करना पड़ेगा, बोलो कुछ करना पड़ेगा क्या। हाँ तो ये 2 को आधा से गुना करना पड़ेगा, वही याद किए हैं आधा से, है ना, वो 1 है और ई आधा लिखा गया है तो इसको 1/2 से गुना किए तो बराबर हो गया। क्योंकि जितना देर में 1 मोल नाइट्रोजन खर्च होता है उतना ही देर में 2 मोल अमोनिया बनता है, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्शन का तो सेम होता है, तो बराबर करने के लिए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे उतारते हैं, बस दिमाग में यही सेट करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना चुके हैं ये सब हम लोग, है ना, ये दिमाग में सेट करना है, फिर क्वेश्चन के पास जाएं। देखो क्वेश्चन के पीछे जो है ना, क्वेश्चन के पीछे पीछे भटकना ही नहीं चाहिए, क्या बोले, क्वेश्चन के पीछे पीछे भटकना नहीं चाहिए। आपके पास मटेरियल जितना हो, फार्मूला जितना हो, कॉन्सेप्ट इतना, उसी मटेरियल फार्मूला को कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कि न्यूमेरिकल दिखे तो अपने आप ही उसमें लग जाए आपका दिमाग, ठीक है। ये नहीं कि ये सवाल आया तो इसमें ऐसे सोचने लगे, उसमें वैसे सोचने लगे। जल्दी से, ये कंसंट्रेशन बनाने का सीरीज है, जब आपको लिखवा रहे हैं, लिखा हुआ ऑलरेडी है आपकी कॉपी पे, लेकिन यदि नहीं लिखाया जाए ना तो कंसंट्रेशन में रहती नहीं है।
ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन। यदि रेट ऑफ रिएक्शन से निकालना होता है तो इसी इक्वेशन पे लाके सबको बराबर करते हैं, है ना। ठीक है, बढ़े आगे। इसके बाद का टॉपिक बताइए क्या था। क्या था टॉपिक? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। तो यदि हम लोग एक तरफ कंसंट्रेशन लिखते हैं और एक तरफ टाइम लिखते हैं तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से जब ग्राफ बनाते हैं तो ये आता है। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से जब ग्राफ बनाते हैं तो ये आता है। आता था क्या? ये ग्राफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से बनाए हैं। रिएक्टेंट पहले ज्यादा होता है और बाद में कम होता है। ये ग्राफ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से बनाए हैं, पहले नहीं होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से बनाने वाला ग्राफ है ये, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम टी। और यदि इसमें हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, किसी खास टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो क्या बनाते हैं? देखो सब चुप। क्या बनाते हैं? स्लोप ऑफ द ग्राफ। और इसी स्लोप को जो है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मिला देते हैं, एक ट्रायंगल बन जाता है जिसमें tan थीटा निकाल देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट बराबर tan थीटा ऑफ द ग्राफ, दैट इज स्लोप। और ये सीधा सीधा आएगा परपेंडिकुलर बाई ट्रायंगल का बेस। परपेंडिकुलर जो है वो क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन चेंज। और बेस जो है वो क्या बनेगा? टाइम चेंज। क्या बोलो जल्दी, दिक्कत है जी? कोई समस्या? इसके बाद था कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस बात पर डिपेंड करता है।
के लिए इसको छोटा कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किस किस बात पे डिपेंड करता है? कौन कौन सा वो बात था जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है? क्या ये ग्राफ प्रेशर से भी खींचा सकता है? चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का जितना फॉर्मूला कंसंट्रेशन से बदले पढ़े हम लोग, जाते जाते लिख ही दें। रेट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर एटीएम पर सेकेंड। प्रेशर से निकालना है तो, क्योंकि रेट बराबर रिएक्शन यदि गैसियस फेज में तो माइनस चेंज इन प्रेशर किसका? रिएक्टेंट का, बाय चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं। चेंज इन प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं, है ना। रेट बराबर दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। बाकी जितना काम किए थे कंसंट्रेशन से, उतना काम इससे भी कर सकते हैं। और यही चेंज होगा तो प्रेशर का एटीएम और टाइम का सेकेंड। एटीएम पर सेकेंड, बार पर सेकेंड। बढ़ जाए। फास्ट लिखिए, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सबसे ज्यादा जरूरी कंसंट्रेशन है ना। अगला है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। 5-6 चीज पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करता था जी। जानते हैं किस किस बात पे? पहला नेचर पे, दूसरा टेम्परेचर पे, और तीसरा कंसंट्रेशन पे, और चौथा प्रेशर पे, और पांचवा सरफेस एरिया पे। छोटा मॉलिक्यूल जो है ना, वो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन करता है ना। आयरन का बुरादा, जिंक का ग्रेन्युल्स, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल। याद रखने के लिए बताएं कि लोहा के साथ HCl का रिएक्शन करना है, आयरन के साथ HCl का रिएक्शन करना है, तो क्या लोहा का हम रड ले जाके रिएक्शन कराएंगे? लोहा का छोटा छोटा पार्टिकल ले जाके रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, रड ले जाके भी रिएक्शन कराएंगे तो 6 महीना में रिएक्शन होगा। और आयरन का बुरादा यदि टेस्ट ट्यूब में रख के HCl डाल दिए तो ये रिजल्ट 10-20 मिनट 30 मिनट में आ जाए। तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। और छठा सनलाइट पे। सारा रिएक्शन नहीं जी, जो रिएक्शन का रेट सनलाइट पे डिपेंड करता है उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और सनलाइट के 3 बात पे डिपेंड करता है। लाइट का ड्यूरेशन, है ना, जिसमें बात बताए होंगे कि ठंडे में फूलगोभी होता है, ठंडा में फूलगोभी होता है। और एक केमिस्ट्री का रिएक्शन बताए होंगे, AgBr का डिकम्पोजिशन, जो फोटोग्राफी में होता है ना। सनलाइट पड़ने से सिल्वर ब्रोमाइड का कोटिंग टूटता है। फोटोग्राफी ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। ज्यादा एक्सपोजर कर देंगे दिक्कत होगा। लाइट की इंटेंसिटी पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है। और लाइट का वेवलेंथ,
पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। केवल लाइट ही नहीं, इतनी बातों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन दोगुना हो जाएगा। नेचर पूरा का पूरा लिकबा सरकाना मगल मंजन, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसका रेट ऑफ रिएक्शन लेस है। सरफेस एरिया छोटा पार्टिकल ग्रेटर सरफेस एरिया, हायर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सनलाइट में ये तीन बात। अब टॉपिक चेंज हो जाएगा, रेट लॉ आ जाएगा। रेट लॉ में बाबू ए प्लस बी बी दैट इज फॉर्म प्रोडक्ट, और इसके लिए जो रेट बताया गया माइनस डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन जनरल डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं इसको, बराबर के इंटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। जहां पे अल्फा ए के बराबर हो भी सकता है और अल्फा ए के बराबर नहीं भी हो सकता है, बीटा बी के बराबर हो भी सकता है और बीटा बी के बराबर नहीं भी हो सकता है। यही रेट लॉ है। अल्फा और बीटा कैलकुलेट होगा, अल्फा एंड बीटा कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। फिर आगे चल के देखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, एन बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ना। देखो कितने आसानी से पहुंचते जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन होगा। कैसे होगा वो देखें। रेट लॉ में क्या लिखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टू द पावर रेज्ड मे और मे नॉट इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। अल्फा ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और बीटा बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अल्फा और बीटा के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सम ऑफ द पावर रेज्ड ऑन रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है और जीरो भी आ सकता है, ये मे बी जीरो, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो आ सकता है, फ्रैक्शनल भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे।
लिख दिया। और इधर में मॉलिकुलरिटी भी एक शब्द था जो सिर्फ किसके लिए होता है था, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। और ये क्या होता था, सम ऑफ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल, बैलेंस्ड कौन रिएक्शन बोला था अभी, बैलेंस्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। बाकी डिफिनेशन लिखा हुआ है, हमें तो याद दिलाना है, पढ़ना क्या क्या रहता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या कहते थे, सम ऑफ पावर। अच्छा, ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन का क्या था, ए और बी। तो मॉलिकुलरिटी होगा ए प्लस बी। और ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है ना, ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी, थ्योरेटिकल क्वांटिटी। और ये जो है ना पॉजिटिव ही सिर्फ होगा, जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेवर भी जीरो, फ्रैक्शनल और नेगेटिव, ये नहीं होगा। ओनली इट शुड बी पॉजिटिव, ओनली इट बी पॉजिटिव। एक बात और बताए थे, एक बार और बताए थे कि मॉलिकुलरिटी रिएक्शन का एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार या चार से ज्यादा मॉलिकुलरिटी रिएक्शन का देखा नहीं है। मॉलिकुलरिटी जनरली एक, दो, तीन, और तीन से ज्यादा मॉलिकुलरिटी किसी रिएक्शन का देख रहे हैं, इसका मतलब वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसी में जो स्टोइचियोमेट्री होता है उसको हम मॉलिकुलरिटी भी कहते हैं, और उसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। अरे गधा सब वो जो नहीं करो, हाँ वो करबे करेगा, वो हीरो समझने लगा अपने आप को ना। हाँ, समझने लगा कि बस हम ही तो हम हैं, बाकी सब में तो पानी कम है। और बाकी सब लग गया कि उसको नहीं, तुम ही हीरो नहीं है, हम भी हैं, ये बताने के लिए। दैट क्रिएट्स ए हल्ला। वही, शांति से सब रही बेचारा, वो अपने ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, मॉलिकुलरिटी थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है। मॉलिकुलरिटी जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। मॉलिकुलरिटी जनरली एक, दो, तीन होता है, और डिफाइन होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। यदि मॉलिकुलरिटी तीन से ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक बात कर दें,
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, यदि कम समझे होंगे तब। ऐसे समझा हुआ है सब। ए से बी बना, बी से सी बना और सी से डी बना। मान लिया कि ये रिएक्शन 5 मिनट में होता है, ये रिएक्शन 10 मिनट में होता है और ये रिएक्शन 15 मिनट में होता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है? क्या स्लो स्टेप है ये? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा? यही होगा, स्लोएस्ट स्टेप of the reaction is rate determining step. Is rate determining steps. स्लोएस्ट स्टेप का ही जो स्लोएस्ट स्टेप रिएक्शन डिटरमाइन molecularity as well as order of reaction, and both are equal, and both are equal in complex reaction. और ये दोनों बराबर होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। ऐसे तो लिखा रहता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता। तो एक्चुअली में जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को तोड़ दिए हैं 3 स्टेप में, तो हर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन बन चुका है। क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन का डिफिनेशन यही था ना, जो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए। तो ये एक रिएक्शन 3 स्टेप में हुआ, तो हर स्टेप कैसा रिएक्शन है? एलिमेंट्री। टोटल रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? तो कॉम्प्लेक्स। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो आया सबसे स्लो ये, तो यही रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा, रेट को डिटरमाइन करेगा। तो इसी में जो स्टैचोमेट्री होगी वही इसके मॉलिक्युलरिटी के बराबर होगा, या फिर यही इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ढूंढ लेता है, थोड़ा दिमाग से देखना। इसी रिएक्शन को लिख रहे हैं ऐसे, ए से बना बी और बी से बना सी, ठीक है। ओवरऑल इस रिएक्शन को हम ए से बनाए सी, ठीक है। ये रिएक्शन को हमने कह दिया स्लो स्टेप है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे हम लिख दिए स्लो स्टेप है, तो मान लेना रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगा। अब इसके मैकेनिज्म को लिखना होता है, और मैकेनिज्म लिखने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में लिखना होता है। सुनते रहिएगा, एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, क्वेश्चन करवाएं। तो देखो क्या करना है, रेट लॉ के हिसाब से रेट बराबर लिखेंगे के इंटू बी का कंसंट्रेशन, चूंकि स्लो स्टेप में बी है। लेकिन जो मेन रिएक्शन है वो है A2, बोलो ना, वो है A2C, और A है यहां पर, जबकि रेट में क्या निकल के आया है, बोलो ना जी। तो B तो मेन रिएक्शन में है ही नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन B पे डिपेंड करता तो है, लेकिन मेन रिएक्शन में तो A है, तो क्या B को A के टर्म में लिख सकेंगे? तो B को A के टर्म में लिखते हैं। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला है। अब लिखते हैं कि Kc बराबर B बाई A, ठीक है। B का कंसंट्रेशन बाई A का कंसंट्रेशन, तो B का कंसंट्रेशन बराबर Kc इंटू A का कंसंट्रेशन। अब ये B का जो वैल्यू आया ना, वो इसमें पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ B
इन इक्वेशन 1। अब देखो ये क्या आया, रेट बराबर के इंटू के सी इंटू ए। तो के इंटू के सी को गुना कर देंगे, के डैश आ जाएगा और ए। ये हो गया इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब रेट लिख देना है ना, रेट लॉ के हिसाब से। इसके बाद क्या पढ़ाए थे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, उससे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है। यही सब बात चैप्टर्स के अंदर में ना दिमाग में रखोगे कि उसमें क्या क्या था पढ़ना, तभी एक मोटे मोटे तौर पे काम होना शुरू हो जाएगा। और इसको क्या करना होता है ना कि कभी घर पे अकेले बैठिए, केमिकल काइनेटिक्स लिखिए, और कुछ ज्यादा नहीं तो चैप्टर में टॉपिक कौन कौन सा था उसी को लिंक कर कर करके उसी को हुक्ड कीजिए एक दूसरे से। हाँ, जो 10वां ग्रामा 12वां में हुक करते रहते हैं ना, वो टॉपिक में हुक करिए। ठीक है, तो हुक करिएगा तो अपने आप ही बहुत सारा बात क्लियर होने लगेगा। हम लोग लफंगा उफंगा है। छोड़ का है देख। पढ़े, हाँ बढ़ाते रहिए, इसको नहीं रोकिएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, तो टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट देखते हैं। तो एक्चुअली में रेट बराबर लिखते हैं के इंटू कंसंट्रेशन ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा, है ना। तो के बराबर लिखते हैं रेट बाई ए का पावर अल्फा बी का पावर बीटा। तो रेट बराबर मोल पर लीटर पर सेकेंड, और मोल पर लीटर पावर अल्फा और मोल पर लीटर पावर बीटा। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड बाई मोल पर लीटर पावर अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा को एन मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा को क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो के बराबर
हो जाता है मोल पर लीटर पर सेकेंड बाई मोल पावर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बना दिए n पावर n लीटर पावर माइनस n। तो ये आ जाएगा 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। ये यूनिट है, ये इस साल आईटी में भी आया है ना, उस समय भी बोले होंगे। तो यदि n बराबर 0 लिखते हैं तो ये रिएक्शन 0 ऑर्डर का है और यूनिट ऑफ k हो जाएगा मोल लीटर पर सेकेंड। n बराबर 1 लिखते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिट ऑफ के हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकेंड माइनस 1 मोल 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 लीटर n माइनस 0 सिर्फ सेकेंड माइनस 1। तो जिस किसी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड माइनस 1 हो हम लोग खुद ही समझ लेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। n बराबर 2 हुआ तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ k हो जाएगा मोल माइनस 1 लीटर 2 माइनस 1 तो लीटर सेकेंड माइनस 1। चलिए छूट गया था जल्दी के दो, अभी भी मौका है। ठीक देखिए उसके एक बोलने से कितना अंतर पड़ता, नहीं तो सीधा हम क्या लिखते यहाँ पे वन शॉट करते थे के बराबर लिखते यूनिट ऑफ के बराबर मोल 1 माइनस लीटर n माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। सिंपल सा आया कहां से, इसके लिए तो डिटेल सिलेबस पढ़े ही आप। जाना है, अरे वाह ठीक ही, आप बहुत भाग्यवान हैं, जाइए, हमको कोई नहीं बुलाता, हमको कहीं नहीं जाना है? यदि किसी को जाना है तो कितना अच्छा है। मौका है, जाइए, हम अच्छे से ही बताएं, सीरियसली बताएं, जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, बुलाता कहाँ कोई। हाँ वही जब तक काम है तब तक बस, जैसे ही पापा बुला रहे हैं और अच्छा बात है भाई। हो गया, तो यूनिट देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, यूनिट देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो दो तरह का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सीखे हैं, एक एक्सपेरिमेंट से और दूसरा यूनिट से। अब कौन सा टॉपिक आ जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बढ़ जाएंगे हम। जब लोग बोर्ड वगैरह देंगे ना वो तो इसी से काम हो जाता है, एक एक घंटा से। लेकिन यदि पढ़े हुए हैं तभी ना काम देगा। ये आपको याद करवाने का सीरीज, रटवाने का मतलब समझाने का, एक वे में आपको लाने का।
कि भाई एक चैप्टर था, देखो बस इतना ही था। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ना। पहला कौन सा ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या करना था इसमें? एक रिएक्शन ए है और वो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे आर नॉट है, और टाइम टी सेकेंड पे कंसंट्रेशन आर लिखते हैं, है ना। टी लिखने की कोई जरूरी नहीं है टी सेकेंड पे, ठीक है। तो यदि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो लिखना है माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू कॉन्सेंट्रेशन आर का पावर 0, ठीक है। बोलो, आर का पावर 0 है, आर 0 है, अंतर समझ में आता है क्या? ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये पावर 0 है, मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। कल एक बच्चा कंफ्यूजन में देखे, ये आर नीचे है 0, ये ऊपर है 0, तो हो गया उसका नीचे ऊपर। नहीं, लेकिन साफ साफ यहाँ लिखा है कि 0 सेकेंड पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आर नॉट माना गया है, और जीरो ऑर्डर का डिफिनीशन है कि यदि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0 होगा, दैट इज अल्फा 0 होगा, तब उसको कहेंगे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बात हो गया, आर बराबर खत्म हो गया। माइनस डी आर बाई डी टी बराबर क्या लिख देंगे बताओ? के। तो एक डिफिनीशन और अपने तरफ से हम बताए थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कह सकते हैं कि जिस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए, जिस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाए? रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए। जिस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाए उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो अब क्या लिखना है कि माइनस डी आर बराबर के इंटू डी टी, ठीक है। तो डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। चूंकि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो डी आर को आर के ही टर्म में किया जाएगा, कहां से कहां तक? तो आर नॉट से लेके आर तक, बराबर माइनस के इंटू टाइम के रिस्पेक्ट में डिटरमाइन किया जाएगा, टाइम टी 0 से टाइम टी सेकेंड। तो इसके सॉल्यूशन करने के बाद ये आता है के बराबर, ये बराबर नहीं आता है, क्या आता है? आर बराबर माइनस के टी प्लस आई, जहां आई है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर इस टाइम टी को हम लोग 0 सेकेंड मानते हुए, जहां पे कि आर का कंसंट्रेशन बन जाता है आर नॉट, तो हम लोग माइनस के इंटू टाइम 0 लेकर के प्लस आई लिख सकते। तो आई इज इक्वल टू निकल के आता है कितना? आर नॉट। अब ये आई का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ आई, क्या? वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 है। आर के जगह आर लिखेंगे, माइनस के टी लिखेंगे, आई के जगह पे हम लोग कर दें आर नॉट। तो आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, तो आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी। तो बताओ के बराबर लिख सकते ना 1 बाई टी, आर नॉट माइनस आर।
ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो डिराइव करने आपको आ सकता है। तो इतना कम से कम तो लिखना ही पड़ेगा। हम्म, जानबूझ के लिख दी ना। तुम्हारे बगल वाला प्रेम भाई जो ना अब्सेंट था, तो कुछ फायदा हो जाएगा। डिराइव करने वाला एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। ये तो नीतीश कुमार हमको समझा रहा है कि वो खाली वो लिख देते हैं आप, हम लोग तो मान ही लेते हैं। एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ना, एक साथ पूरा केमिस्ट्री भी पढ़ा जा सकता है। हाँ, 2-3 दिन तक के लगातार हम जग जैसा, जैसे ना वो गांव में कभी जय श्री राम बोलते रहता 48 घंटा तक। तो जब 48 घंटा बोलने से जग हो जाता है जय श्री राम वाला, तो 72 घंटा बोलते रहेंगे सीधा सीधा केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, तो नहीं कैसे होगा। पूरा पूरा केमिस्ट्री शुरू से लेकर अंत पूरे बोल देंगे एक प्रण के साथ। अभी देखिए तीज का त्योहार हुआ है, 48 घंटा 36 घंटा लोग बिना पानी पिए रह जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब कि 2-3 दिन ठान लिया जाए वैसे केमिस्ट्री केमिस्ट्री होगा 3 दिन तक जितना पढ़े सुबह दोपहर शाम, तो ये नहीं होगा, है ना। ये सब साधना का ही विषय होता है। ठीक है, एकदम लगे रहेंगे कि अब शुरू कर दिए काइनेटिक्स, तो बस काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा 2 घंटा में, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लेंगे, फिर सॉल्यूशन देख लेंगे, फिर एक आध महीना में सॉल्यूशन शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे, काइनेटिक्स देख लेंगे। तो एकदम दिमाग में ही रहेगा वो। और ऐसा करने से ना कुछ और हो चाहे नहीं, वो आपका आईटी हो जाएगा, है ना। और वो बहुत ही अभी सॉफ्ट है, और उसका जॉब आपके लिए सॉफ्ट है, बाकी जॉब तो बहुत है। नहीं, सबसे बढ़िया आसान क्वेश्चन पूछता है रेलवे वाला गार्डमैन में, जहाँ पे नट बल्टू टाइट करना है रेलवे ट्रैक का, गिट्टी उटी नहीं गिर जाता है रेलवे ट्रैक पे, तो उसको भी थोड़ा साफ करके ट्रैक पे ले आना है, नहीं तो पसर के खेत में चला जाएगा सब। तो वो टारने वाला देता है, तो उसी से टाटर के गिट्टी को ट्रैक के पास जमा कर देना है, बस ड्यूटी यही है। परीक्षा में क्वेश्चन भी आसानी आता है। आईआईटी का भी परीक्षा होता है, तो मिनिमम एसी का ऑफिस तो रहता ही है, पैसा थोड़ा ज़्यादा कम तो मिल जाए। तो एक रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है, वहां पे खड़े आप अपने आप को देखिए, वो जो टारने वाला है वो लेके गिट्टी टारते हुए देख तो सकते हैं, इमेजिन करने की ताकत आपको बहुत होता है। दूसरी तरफ आईआईटी का रिजल्ट के बाद देखिए कि ऑफिस में बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है माथा पे, दिन भर कोई टेंशन ना है। ठीक है, अब ये दोनों का अंतर से समझ में आ जाएगा 3 दिन 4 दिन क्यों नहीं करना चाहिए, वो जग क्यों नहीं करना चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल था बाबू,
बोले ना ये नॉर्मल नहीं होता, ये रिएक्शन स्पेशल कंडीशन में होता है, रिएक्शन अकरिंग इन स्पेशल कंडीशन। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हमारे बॉडी में होने वाला डाइजेशन का प्रोसेस, कितना अमाउंट ऑफ स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन खाएं आप, इस पे डिपेंड नहीं करता। वो आपके बॉडी के इंजाइमेटिक एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। यदि बॉडी का इंजाइम्स एक्टिव है ज्यादा, तो जल्दी जल्दी भूख लगेगा, और यदि एक्टिव कम है तो देरी में भूख लगेगा। चाहे तो आप आज 2 किलो भी खा लें, लेकिन कल फिर खाने की जरूरत पड़ ही जाएगी। नहीं, मतलब अमाउंट ऑफ फूड पे डिपेंड नहीं किया, बॉडी के इंजाइमेटिक एक्टिविटी पे डिपेंड किया। नहीं, कोई कोई आदमी सुना होगा गांव में, तो जाकर के जरूर सुना होगा, हर गांव में एक दो आदमी रहता है जो एक आध 200 रसगुल्ला भोज में खाता है ना। मतलब वो जाना जाता है पूरे एरिया में कि भाई वो तो 100 रसगुल्ला तो मिनिमम खाएगा ही। तो उसको लोग बैठ भी जाता है, भैया तू 100 नहीं 150 खा के जाओ मेरे यहाँ, तो अगला बार 150 से आगे नाम आगे बढ़ेगा, तो दूसरा का भाई मैं 200 खाइयो, है ना। मतलब उसको खाते जाता है, 4 को घेर तक गिनते भी जाता है। उसके बॉडी का इंजाइमेटिक एक्टिविटी सही है, और कहीं 4 गो रसगुल्ला खा के नहीं पच रहा है। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ रसगुल्ला पे डिपेंड ही नहीं किया, ये आपके बॉडी में पेप्सिन, केमोट्रिप्सिन, इंटरोपेप्टिडेज कितना एक्टिव है, इस पे डिपेंड किया। ठीक है, तो एग्जांपल 1, रिएक्शन अकरिंग इन स्पेशल कंडक्शन, रिएक्शन अकरिंग इन अ स्पेशल कंडीशन। दूसरा, decomposition of substance at the surface of solid। ए हल्ला नहीं कर यार, बहुत कंसंट्रेशन में बात करना रहता है, नहीं तो इधर से उधर हो जाएगा तो फिर बातें छूटेगा। तुम्हारा क्या है, पहले भी छोड़े अभी भी छूट जाएगा, बिगड़ेगा थोड़े ना। H2 + I2, हमारा दिक्कत हो जाएगा, 2Hi H2 + I2। ये रिएक्शन सब मेटल के सरफेस पे हो रहा है, तो बताएं कि ये जो है ना रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। अमोनिया और HI के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ होगा, जिससे कि ग्राफिकल मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका होगा, है ना। आर वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे आ रहा होगा, और ये स्लोप बराबर -K आया होगा, और ये R0 के बराबर हुआ होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो करने वाला ग्राफ।
हम्म, आगे बढ़िए, बढ़िया है हम। जीरो ऑर्डर का डिफिनीशन, जीरो ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन, जीरो ऑर्डर का एग्जांपल, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, बात खत्म। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि कोई रिएक्टेंट बना प्रोडक्ट, टाइम टी बराबर 0 सेकंड पे एकदम सांस रोक के देखिए, अरे गधा पानी पी कर के आना, लेके तुम मत आना, ले तो वो आज ऐसे ही घुसने नहीं देंगे, और तू रहो बाहर। रोज नॉर्मली नॉर्मल करते रहता है, टाइम टी सेकंड पे, कंसंट्रेशन आ रहे, क्या करना है इसमें, माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू रिएक्टेंट का पावर 1। अभी देखिएगा 3 वो आर 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 लिख दिए, नहीं लिख दिए, वो रिएक्टेंट वाला आर है, टाइम टी 0 सेकंड पे आर नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, और टाइम टी सेकंड पे आर है। क्या लिखेंगे, थोड़ा देखते रहना खाली, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू आर पावर 1 है, माइनस डी आर बाई आर कर लेते हैं। और ये करना चाहिए जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, तो टर्म को एक समान करना चाहिए। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन था, तो बराबर क्या हो गया, के इंटू डी टी, तो माइनस डी आर बाई आर, तो इस माइनस को उधर कर देते हैं, इस माइनस को इधर कर देते हैं, और क्या करेंगे, क्या अब इंटीग्रेट कर दें, डी आर बाई आर बराबर माइनस के डी टी, टाइम टी बराबर 0 सेकंड से, कंसंट्रेशन आर नॉट से, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस आई, आर बराबर आर नॉट हो जाएगा, टी बराबर 0 सेकंड होगा, तो एल एन आर नॉट लिख देंगे, माइनस के गुना 0 प्लस आई लिख देंगे, तो आई इज इक्वल टू एल एन आर नॉट हो जाएगा। अब एल एन आर बराबर लिख दें क्या, माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट, एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट बराबर माइनस के टी। ठीक है, सिखाए थे कि माइनस में प्लस कर लेना, आर नॉट माइनस आर कर देते हैं, क्यों कर लेते हैं ना बार बार चेंज, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और फाइनल कंसंट्रेशन कम होता है, बराबर के टी। ठीक है, अब ये लॉग है बाबू, तो लॉग है में माइनस डिवीजन तो हो ही जाएगा ना, आर नॉट बाई आर बराबर के टी, तो बोलो के बराबर क्या लिख दें, 1/t इंटू एल एन आर नॉट बाई आर। ठीक है, और इसी को सॉल्व करेंगे, के बराबर 2.303/t, एल एन की जगह लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी। चलिए जल्दी से इसको भी कर लीजिए, एक दो बार अपने से भी करिएगा, ये आता है, बहुत आता है बोर्ड में। ऐसे तो कॉम्पिटिशन्स में तो खाली फॉर्मूला से ही काम करना है। है ना, आप अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बोर्ड जब देते रहिएगा ना, तो इसका इंपॉर्टेंस समझिएगा, सब जगह गेस्ट क्वेश्चंस रहेगा, डिराइव करना है, डिराइव करना है। और आप
हमको लगता है कि मेरे थ्रू जो भी बच्चे सोचे कि वो ड्राइव करने वाला सबसे पहले आ जाए, 5 नंबर तो वहां से ले ही लें, इसलिए इस टू कर देना, 2-3 बार अपनों कर लीजिए। कुछ चीजों का इंपॉर्टेंस एक्चुअली में परीक्षा में बैठने के बाद समझ में आता हो गया। अब इसमें ग्राफ खींचाता है इस लाइन से, है ना, एल एन आर और टी के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्लोप माइनस के बराबर होता है, और इंटरसेप्ट एल एन आर नॉट के बराबर होता है ना। तो ग्राफ जब खींच देगा, हो गया, हो गया जी। अब यहां पर एक ग्राफ खींच दें एल एन आर और किसके बीच, टी के बीच। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, और स्लोप इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा, और इंटरसेप्ट इज इक्वल टू एल एन आर नॉट आएगा। यदि यही ग्राफ लॉग आर के बीच खींचा जाए और टी के बीच, तो ग्राफ का नेचर वैसा ही आएगा, स्लोप बराबर माइनस के बाई 2.303 आएगा, और ये लॉग आर नॉट के बराबर आएगा। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, एल से लॉग किए, बस इतना सा बात। पूछा जाए कि ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, तो ग्राफ देख के आपको बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये ग्राफिकल वे फॉर कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये ग्राफिकल वे फॉर कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यदि लॉग आर और टी के बीच ग्राफ रहे, स्लोप का वैल्यू माइनस के बाई 2.303, ठीक है। नाउ इन दिनों में रेट कांस्टेंट निकालना दे, और ये ग्राफ दे के रखे, ये ग्राफ बोले इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताइए, तो बहुत हैरत की बात नहीं है, आपको लिख देना है स्लोप गुना
2.303 माइनस। ये एक्सपेरिमेंट आपको 2-3 साल से आईआईटी और मेडिकल करते आ रहा है, मतलब कि अभी शुरू किया है, ये नया ट्रेंड है। क्वेश्चन का एनालिसिस करिएगा तो नया ट्रेंड है। पहले तो डेड इक्वेशन पे सवाल था, अब क्या है कि वहां से ग्राफ बना देता है। वो बनाए भी ये जरूरी नहीं है, वो लिखता है कि लॉग आर और टी के बीच हम जब ग्राफ खींचते हैं तो इसका स्लोप का वैल्यू इतना आता है, 10, 15, 20 कुछ भी। बहुत ही आसान। तो बताइए इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना होगा? आपको सिर्फ ध्यान रखना था कि लॉग आर और टी के बीच ग्राफ खींचेगा तो स्लोप का वैल्यू -k/2.303 और लॉग के 10 दे रहा है वो, तो k बराबर 23.03। इतना आसान सवाल। लेकिन बच्चों वो ग्राफ में फंस के रह जा रहे हैं कि बताने कौन ग्राफ था, कैसे स्लोप, मतलब जो देख रहे हो ना तुम लोग को जो परेशानी आ रहा है उसी का फायदा उठा रहा है, तो उसी पर काम कर रहे हैं। किसी भी ग्राफ का स्लोप दे या ऐसे ही करना है। एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक हाइड्रोजिनेशन, दो को लिखे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना? एक रेडियो एक्टिविटी और दूसरा हाइड्रोजिनेशन। रेडियो एक्टिविटी और दूसरा हाइड्रोजिनेशन। बढ़िया। नाउ T50 हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। ये T50 क्या होता है कि कोई रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट बन रहा है, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे कंसंट्रेशन R0 है। तो जितने समय में कंसंट्रेशन अपने इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाए उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। जितने समय में एक रिएक्शन अपने इनिशियल रिएक्टेंट का आधा हो जाए उस टाइम इंटरवल को रेट ऑफ रिएक्शन। उम्र आधा हो जाएगा इसमें, क्या उम्र आधा होगा हाफ लाइफ पीरियड में? नहीं, उम्र आधा नहीं होगा। क्या आधा होगा? अमाउंट आधा होता है। हाफ लाइफ पीरियड में अमाउंट आधा होता है। जितने समय में आधा अमाउंट हो जाएगा उसको हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। तो सुनो, के बराबर देखना, जीरो रिएक्शन का R0 माइनस R/T आया था। तो यदि T को T50 कर दें तो के बराबर हो जाएगा R0/2 इंटू T50, यानी T50 बराबर R0/2K। किसका? फॉर जीरो रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको भी एक्सप्रेस कर देते हैं। के बराबर अभी पढ़ाई में पढ़े थे 2.303/T log R0/R। R0 इनिशियल कंसेंट्रेशन, R कंसेंट्रेशन एट टाइम T। के बराबर 2.303/T50 log R0/R0/2। बस इतना सा काम है। R0 से R0 गया तो K बराबर 2.303/T50 log 2, है ना? तो K बराबर 2.303 गुना log 2
और log 2 का वैल्यू होता है 0.30, तो 693/T50 है ना। आइदर T50 को ही हम लिख देंगे 0.693/K, है ना, 0.693/K। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड। लिख दिया। एक्चुअली में इस उम्र में ना बैठे बैठे खो जाने का उम्र है। आदमी बैठता तो ठीक है पढ़ने के लिए, लेकिन मने मने खो जाता है कहीं। खो जाने का मतलब है कहीं कहीं घूमने लगता है। हाँ, और ये जो है ना काफी समस्या है। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत जो है ना वो कंसंट्रेशन में रहना पड़ेगा। तो बहुत कंसंट्रेशन में रहने का तरीका है कि जो भी आपको आता है ना उसमें मन लगाइए। नहीं आता उसमें तो मन लगा ही नहीं पाएंगे, लेकिन जो आता है, जो आपका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में, उसी में रमे रहिए। तो धीरे 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 वो यादों में रहने वाला समस्या कम होगा। खत्म तो कभी नहीं होगा, दिमाग में चलता रहेगा, लेकिन उसको क्या करेगा, वो जो आपका इंटरेस्ट वाला मैटर है वो ओवर स्कीड करेगा, उसको दबाएगा, है ना। वो जो दिल अभी दिमाग पे भारी पड़ा हुआ है ना, समस्या वो है। अब देखो ये T50, T90, T80, मतलब कितना हम कम से कम आपको बताएं, T75 बताएं, T90 बताएं, T99 बताएं, T99.9 बताएं। इसके अलावा आप T25 जान लोगे, T85 जान लोगे, है ना। इतना सब आपको जानना है, ठीक है। अब जरा फटाफट बताओ T75 और T25 में क्या रिश्ता है। T75 बराबर 2 × T50 होगा। T99.9 और T90 में क्या रिश्ता है, 10 × T99 होगा। देखो तो है, याद करने वाला चीज जो है ना वो गड़बड़ होता है, डिराइव कर लेना आसान होता है। और एक रिश्ता यदि आप लोग बताते हैं तो T50 और T99.9 बता दीजिए। तो वही तो पूछ रहे थे कि T99 और T50 के बीच रिलेशन बता दीजिए। ठीक है, ये वाला थोड़ा दिमाग में रखिएगा, बाकी निकालिएगा ज्यादा उचित होगा और रटने वाला विषय नहीं है। और एक चीज बताए थे कि T50 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का पावर n-1 होता है, वेयर C बराबर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, n बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो
तब जो है ना, तीन वो ग्राफ यहाँ पे छोटे छोटे जगह में बना देते हैं। T50 और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ, T50 और कंसंट्रेशन है ना, जीरो रहेगा। कंसंट्रेशन n बराबर फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जीरो, तो C-1 ऊपर चला गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा पूछेगा ही रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का है बाबू? ये T50 और कंसंट्रेशन कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देख रहे हैं T50 कांस्टेंट हो जा रहा है। T50 जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और यदि सेकेंड ऑर्डर होगा तब क्या करेंगे? क्या चाहते हैं आप, ये बताइए हमें, क्या चाहते हैं? इसमें T50 कांस्टेंट कर सकते, क्या दिक्कत है? ये भी तो सही है। T50 का जो वैल्यू है वो हमेशा एक ही है, यही तो बता रहे हैं। कंसंट्रेशन कुछ भी हो रहा है, यही सही है। C ऊपर कर दीजिएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। देखिए पिछला में क्या सीख लिया आप, कुछ गलत तो नहीं सिखा दिया आपको हम? T50 और कंसंट्रेशन C के बीच का ग्राफ है, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 ले लेते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो जाए। ये कौन सा रिएक्शन का ग्राफ है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ। लिख लीजिए जल्दी से। अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन थ्योरी, है ना। अब बेचारे इसको कितना टेंशन हो रहा है। अब समय हो गया 11 बजे, कहे थे सर पर सर आप भी ना रोज 10 मिनट 20 मिनट लेट करते पर, इन्हीं से इससे मन चिढ़ता रहता है। क्या कीजिएगा, हम अभी डिस्प्रेशन में नहीं गए हैं, ठीक है। हम अभी जागते हैं, तो आधा घंटा भी देरी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है। अरे इतना बड़ा काम है यार, आधा घंटा 10 मिनट लेट होना, आधा घंटा लेट होना कौन बड़ा काम है? पूरा केमिकल काइनेटिक्स सोच रहे हो तुम लोग, तो सोचबो नहीं करते हो सूत के भी कि क्या क्या पढ़ना था काइनेटिक्स में। हम तो लिखने का ठान लेते हैं बड़े। नाउ कॉलिजन थ्योरी पे अब आ जाना था। कॉलिजन थ्योरी का मेन बात दो ही लाइन तो था साहब, के दिए थे टर्म्स। ये बिहार बोर्ड गई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सीबीएसई में 5 क्वेश्चन आता है टिक लगाने वाला। कॉलिजन थ्योरी टॉस दिए थे, किस थ्योरी पे बेस्ड नहीं है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या कंसीडर किया गया है? हार्ड स्फीयर, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज हार्ड स्फीयर। कब करेगा ये कॉलिजन? भले कॉलिजन करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बनाएगा। कॉलिजन थ्योरी में कहा गया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंसीडर्ड एज हार्ड स्फीयर, एंड दीज हार्ड स्फीयर व्हेन कोलाइड विथ ईच अदर it form the product and constitute rate of reaction. बैरियर्स आया,
कि नहीं भाई, जितना कॉलिजन होता है उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता है। तो पहला बैरियर आया एनर्जी बैरियर या एनर्जी फैक्टर, जिसमें कहा गया कि एनर्जी यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगा कॉलिजन के समय, तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना पाएगा। यदि एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना नहीं पाएगा। तो इंपॉर्टेंट हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए कॉलिजन में। दूसरा आया ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर से समझ में आया कि मॉलिक्यूल रिएक्ट करते समय एक दूसरे से प्रॉपरली ओरिएंटेशन में हो। एग्जाम्पल याद रखना है कि फ्रंट साइड अटैक लीड्स टू बाउंस बैक, बैक साइड अटैक लीड्स टू केमिकल रिएक्शन। तो इफ द फ्रंट साइड अटैक अकर्स ओनली बाउंस बैक, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म, है ना, चूंकि दोनों नेगेटिव था। मतलब एग्जाम्पल रेफर में दिमाग में चल रहा हो तब, ठीक है। ये इसकी थ्योरीज में लिखना होगा कॉलिजन थ्योरी में। इसके बाद इसी थ्योरी से मैथमेटिकल मैन्युपुलेशन करके कौन साहब, आर्हेनियस साहब इक्वेशन बना दी। और आर्हेनियस इक्वेशन में क्या आया, के बराबर ए इंटू ए बाई आर टी, जहां पे के जो है रेट कांस्टेंट है। इसी को सॉल्व कर दिया तो लॉग ए के बराबर लॉग ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी, है ना। इसी को आगे बढ़ाया, लॉग K2 बाई K1 बराबर लॉग ए तो नहीं आया, ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/, दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का डिपेंडेंस आया। के बराबर रेट कांस्टेंट, ये बराबर एक्टिवेशन एनर्जी, और क्या है इसमें, R बराबर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, T बराबर टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, K1 और K2 रेट कांस्टेंट है डिफरेंट टेम्परेचर पर। देखिए लास्ट का तो यही 3 गो फॉर्मूला मेन प्लेयर्स था, और क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफ है ना बनाना है, अब 4 गो ग्राफ बना देते। अब ये तो एक बार में होता है। अब इसमें यदि कुछ रह गया तो आपको उसको ऐड ऑन करना चाहिए कि इतना तो सर कर दिए थे, इसमें हमको क्या क्या जोड़ना है, तब आपका एक शॉर्ट नोट्स पूरा हो जाएगा, है ना। ये हम आपको शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ये जो घर में आप बैठ के करते हैं ना, वो उसके लिए आपके साथ में है। और कोई कोई तो पहले भी जिंदाबाद थे, अभी भी जिंदाबाद हैं, और आगे भी जिंदाबाद रहेंगे यदि तीसरा चौथा बार भी बताया जाए। क्योंकि पहले बार में जो जिंदाबाद हो चुके, दूसरा बार में तो जिंदाबाद ही रहेंगे। हाँ, कौन चैप्टर, क्या बोलता है, कैटलिस्ट, अब हॉट टॉक का समय है। एकदम आराम से अब ग्राफ बनाएंगे 5 गो 4 गो, ग्राफे में सब दिखेगा, जाना है।
कितना खुश नसीब हो यार संडे तो जाओ ना यार। हम गाँव मना कर रहे हैं, हो तो गया मेरा। हाँ बस खत्म कहानी। क्लास जिनको जाना है बिल्कुल जाएं। एक्टिवेशन एनर्जी, अभी इसकी जरूरत भी कम ही है, हाल ही फिलहाल में पढ़ाए हैं। ठीक है। बस इतना ही सा। एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ये, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। इस एनर्जी से जो ज्यादा एनर्जी दी है उसको क्या कहेंगे? फ्रेश होल्ड एनर्जी। और इधर में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना। अब जो है लिखेंगे ग्राफ पे कुछ नहीं। और जानते हो एक काम करते हैं, हम भी चुप तुम भी चुप, मने मने समझते हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्या? तुम लोग ये वाला बात तो खूब समझता है ना, वो बोला ना तुम सुने, सब कुछ समझ के आ गए। और उस बात को अपने दोस्त से एक्सप्लेन कर दिए कि देखो मैं ऐसा ऐसा बात हुआ है आज। ज्यादातर उसी बात का गप होते रहता है जो कोई ना बोला ना कोई सुना, अपने ही मन से सोच लिए। बोलो, सोच लिया सब कि क्या क्या बनाए होंगे सर? नहीं, पीला वाला एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या?
क्या करता है पॉजिटिव कैटलिस्ट? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। और निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? प्रेजेंस इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। बस यही तो लिखे थे, है ना। ये वाला मेन रिएक्शन हो गया, ये वाला, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इससे एनर्जी बढ़ गया एक्टिवेशन का, नेगेटिव कैटलिस्ट। इससे एनर्जी घटा दिया पॉजिटिव कैटलिस्ट। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी दे डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफ में ये बताएं जानबूझ के कि वो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था वो कम एनर्जी पे तो हुआ ही, कभी ज़्यादा एनर्जी पे भी हो जाएगा। तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे और इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। बस हो गया, खत्म। क्या है, कोई समस्या है ये? नहीं ना? एक तो था log Kp बाई log K, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, absence ऑफ कैटलिस्ट, 1 बाई 2.303 RT एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ, नहीं, इन द absence ऑफ कैटलिस्ट, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन 10 गुना इसलिए बढ़ता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इन इफेक्टिव कोलिजन 2 गुना हो जाता है। बोलिए, क्या बोले हम? सुने आप? यदि सुने तो कंसंट्रेशन आईक्यू लेवल बढ़िया है, नहीं सुने तो कोई काम करना है। ठीक है, हमारी गलती उसमें नहीं है, दिक्कत आप में, खोजिए। और